हेलो दोस्तों, मैं कौशल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो चलिए आज का लेक्चर देखते हैं। कल हम लोगों ने जाना था हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, इतिहास क्या है, कितने पार्ट होते हैं इसके। आज से हम लोग जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है ऐतिहासिक स्रोत। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऐतिहासिक स्रोत। तो क्या होता है ऐतिहासिक स्रोत, पहले तो ये जानेंगे। तो किसी भी स्थान या देश के बारे में जानने के लिए हमको ऐतिहासिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक स्रोतों में आपका भवन, अभिलेख, मूर्तियाँ, सिक्के, स्मारक वगैरह वगैरह आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक स्रोत तो जो टीलों की खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं। अब बात आती है टीला क्या होता है। तो धरती की उभरी हुई सतह को टीला कहते हैं। पुराने समय में जो पुरानी इमारतें थीं वो ढह गई, तो वो इन टीलों के नीचे टीलों की खुदाई करने में वही प्राप्त होती हैं। जो पुरानी इमारतें थीं उनके अवशेष मिलते हैं टीलों की खुदाई करने में। तो चलिए नोट भी करते रहते हैं। आपका पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि चीज़ें शामिल की जाती हैं। अब देखिए अधिकांश पुरातात्विक स्रोत टीलों की खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं। आप लोग मेरे साथ नोट करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ बात आती है टीला। टीला किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की उभरी हुई सतह को टीला कहते हैं। पृथ्वी की उभरी हुई सतह को टीला कहते हैं, जहाँ पे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। अब ये जानेंगे कि जो पुरातात्विक स्रोतों का उत्खनन या अध्ययन, पुरातात्विक स्रोतों का उत्खनन या अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आपका है पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान या इसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। या इसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अब देखिए
किसी भी वस्तु में किसी भी वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 C14 कार्बन 14 में आई कमी को माप कर हमको ये पता चलता है कि वह वस्तु किस समय की है। किसी भी वस्तु में जो कार्बन 14 होता है उसमें जो कमी आई है उसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि यह वस्तु किस काल की है, कितने समय की है। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से हमको किसी भी वस्तु के बारे में पता चलता है कि वह वस्तु किस काल की है। किसी भी वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं जो C14 है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि लिख लीजिए। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के जिसके द्वारा किसी वस्तु के काल का निर्धारण करते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य का आरंभ यूरोपियों ने किया था। लिख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व संबंधी कार्य का आरंभ यूरोपियों ने किया था, यूरोपियों द्वारा किया गया था। भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य का आरंभ यूरोपियों द्वारा किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको बोलते हैं ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ए का मतलब आर्कोलॉजिकल, एस का सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई। 1861 में नई दिल्ली में की गई और पुरातत्व
निरीक्षक के पद पर अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम को स्थापित किया गया। अब देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को इनके अमूल्य योगदान के कारण अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई। पुरातत्व निरीक्षक के पद पर अलेक्जेंडर कनिंघम को स्थापित किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वर्ष 1885 ईस्वी में कनिंघम के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये इस पुरातत्व विभाग का क्या नाम वर्ष 1885 में कनिंघम के अवकाश ग्रहण करने के बाद पुरातत्व निरीक्षक के पद पर, ठीक है, पुरातत्व निरीक्षक के पद पर सर जॉन मार्शल को स्थापित किया गया। ठीक है, वर्ष 1885 ईस्वी में कनिंघम के अवकाश ग्रहण करने के बाद पुरातत्व निरीक्षक के पद पर सर जॉन मार्शल को स्थापित किया गया। ये तो आपके, आप देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देखिए, हम लोग जानेंगे, ये तो आपका पुरातत्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो गई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अब देखते हैं थोड़ा सिक्कों के बारे में। हम लोग शुरू करेंगे सिक्के। तो देखिए सिक्कों का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन, तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कर, या इसी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ऐसी को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। अब देखिए भारत की जो प्राचीन मुद्राएं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। इन मुद्राओं पर कोई लेख उत्तीर्ण नहीं होता था। इन पर चित्र छपे हुए होते थे, जैसे पेड़ पौधों, किसी व्यक्ति का, या पृथ्वी का, या किसी देवता का, ये चित्र छपे होते थे। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। तो चलिए लिख लेते हैं, भारत की प्राचीनतम मुद्राएं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित हुई। इन पर लेख नहीं होता था। इन पर
लेख नहीं होते थे। कुछ प्रतीक जैसे पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, मानव, पुष्प, ज्यामिति आदि आकृति खुद ही होती थी। आदि आकृति खुद ही रहती थी। इन्हें पंचमार्क या आहत, पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क या आहत सिक्के का, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पंचमार्क या आहत सिक्के किसे कहते हैं। तो वह सिक्के जिनके ऊपर कोई लेख नहीं होता था, जिनके ऊपर कोई चित्र खुदा रहता था, तो उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते थे। देखिए, भारत में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन मौर्योत्तर काल से मिलता है। भारत में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन मौर्योत्तर काल से मिलता है, जिसमें शीशे, पीतल, सोना, चांदी, कांसा जो आदि से निर्मित थे। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए, कुषाणों ने चलाए। आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए, तो आपका आंसर है गुप्त शासकों ने। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो फिर आपका आंसर होगा कुषाणों ने। और एक लिख लीजिए कि भारत में शीशे के सिक्के जारी सातवाहन शासकों ने किए थे। लिख लीजिए, सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी सिक्कों के बारे में कुछ जानकारी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अभिलेख के बारे में। आप लोग जानेंगे अभिलेख के बारे में। तो देखिए, इतिहास निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है वो आपके अभिलेख हैं।
जो लिख लीजिए, इतिहास निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहास निर्माण में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास निर्माण में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख, ये अभिलेख स्तंभों, स्मारकों, ये अभिलेख स्तंभों, स्मारकों, मुद्राओं, गुफाओं, आदि में खुदे मिलते हैं। अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी में किया जाता है। अब देखिए, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया, इसे आधुनिक टर्की भी कहते हैं, आधुनिक टर्की के नाम से भी जानते हैं। मध्य एशिया के बोगाजकोई, बोगाजकोई अभिलेख। देखिए, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बोगाजकोई अभिलेख प्राप्त हुआ है। बोगाजकोई अभिलेख प्राप्त हुआ जो 1400 ईसा पूर्व, जो 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख में 3 देवताओं का नाम मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, 4 देवताओं का, इंद्र, मित्र, वरुण, नातस्य, या इन्हीं को बोलते थे अश्विनी कुमार। नातस्य को ही बोला जाता था अश्विनी कुमार। तो लिख लीजिएगा, इस अभिलेख में 4 देवताओं का नाम अंकित है। इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य या अश्विनी कुमार। इन 4 देवताओं का नाम इस अभिलेख में
स्थित है। इसी अभिलेख से पता चलता है, इसी अभिलेख में ये दिया गया या इसी अभिलेख से पता चलता है कि जो आर्यों का निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। तो लिख लीजिए, इसी अभिलेख से पता चलता है कि आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया था, या आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। जो आर्यों का निवास स्थान था वह मध्य एशिया था। आप लोग अब देखिए आगे, अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। तो लिख लीजिए इसको, अभिलेख एवं पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि, पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी, पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब देखिए, सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिले हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिले हैं, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व, तो लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ये अभिलेख भाव चित्रात्मक लिपि में, भाव चित्रात्मक लिपि में हैं। ये अभिलेख भाव चित्रात्मक लिपि में है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के हैं, जो अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने का जो सर्वप्रथम श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप को जाता है जिन्होंने 1837 में इनको पढ़ा था। तो चलिए, सबसे पुराने अभिलेख जो
पढ़े जा चुके हैं वह तीसरी सदी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसा पूर्व अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं तीसरी सदी ईसा पूर्व के अशोक के शिलालेख हैं, जिनको पढ़ने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अब हम लोग देखेंगे अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखेंगे अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। अब देखेंगे हम लोग अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। तो सबसे पहले आपकी है ब्राह्मी लिपि। सबसे पहले आपकी है ब्राह्मी लिपि। अब देखिए अशोक के अधिकतर जो शिलालेख हैं शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरी आपकी आती है खरोष्ठी लिपि। सेकंड आपकी अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। आपका जो तीसरी लिपि है वो है यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि। देखिए यह लिपि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में इस लिपि का प्रयोग हुआ है। यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि में
जो अशोक के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनमें इस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये था आपका अभिलेख। अब कल मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो कल के क्लास में होगा, आज की क्लास इतनी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।